राजस्थान के रूपनगढ़ में अचानक सन्नाटा छा गया। साज श्रृंगार करवाती रानियों का चेहरा पीला पड़ गया। श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती के दर्शन करते राजा रूप सिंह जी के हाथों में औरंगजेब का आदेश पत्र थमा दिया गया। आदेश पढ़ते पढ़ते राजा जी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। आदेश विष के प्याले के समान था, जिसकी घूंट ना तो गले से नीचे उतारी जा सके और ना उसे थूका जा सके। आदेश था रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब से करवाने का, जिसे सुनकर मर्दों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। कायरों का दिल जोरों से धड़कने लगा। आदेश को सुनकर चारुमती ऐसे गरजी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। अपमान की भी सीमा होती है। औरंगजेब ने महिलाओं को क्या समझ रखा है? क्या हम कोई खिलौना है? एक नारी के लिए तो उसका सम्मान, उसका चरित्र ही संसार का सबसे अनमोल धन है। मर जाऊंगी पर औरंगजेब से विवाह नहीं करूंगी। चारुमती ने अपने पिता रूप सिंह जी को औरंगजेब का आदेश मानने से इनकार कर दिया। मान से दबे हुए सिर को झुकाए, अपने दुख को हृदय में दबाकर भरे गले से राजा जी चारुमती को समझाने लगे। भाई साहब, आपकी बात सही है, पर मेरे पास अब कोई उपाय शेष नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? औरंगजेब की फौज से टक्कर लेने की अब हम में क्षमता नहीं। उसकी एक पलटन पूरे रूपनगढ़ को उजाड़ कर रख देगी। हजारों घर बर्बाद हो जाएंगे और आपके जैसी सैकड़ों बहू बेटियों की सुरक्षा का क्या? औरंगजेब के सिपाही उन पे जो जुल्म करेंगे उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं पाएंगे। हमेशा लाज से झुकी रहने वाली आंखें शेरनी की तरह देख रही थी। हाथ जोड़कर नरमी से बात करने वाली चारुमती पिता के सामने खड़ी हो गई। अत्याचार और अपमान सहन करने से तो बर्बाद हो जाना ही अच्छा है। नारी के सम्मान की रक्षा के लिए अगर आप में से कोई भी अपने प्राण नहीं दे सकता तो मत दीजिए, लेकिन आप सभी जो ये तलवारें लेकर घूम रहे हैं, कोई एक तलवार उठाकर मेरा सिर धड़ से अलग कर दीजिए, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर हिरणी जैसी आंखों में आंसू भरकर चारुमती ने अपना सिर आगे किया। राजा जी ग्लानि और अफसोस करते हुए सिर पकड़कर बैठ गए। चारुमती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए तो सांस लेना भी कठिन होता जा रहा था। तभी चारुमती की नजर दीवार पर लगे दर्पण में से झांकते उनके चेहरे पर पड़ी। सारे फसाद की जड़ ये रूप, ये सुंदरता ही है। पहले पद्मिनी को इसके कारण जलना पड़ा और अब मेरे सम्मान पर बनाई है। पद्मिनी के सम्मान के लिए, उसके चरित्र की रक्षा के लिए उसकी आंखों के आगे ही मेवाड़ के वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए, परंतु मेरी रक्षा करने के लिए तो कोई भी नहीं है। ये सब सोचते सोचते चारुमती के एक ध्यान में मेवाड़ के राणा राज सिंह का चित्र आया। कुछ दिन पहले राणा राज सिंह का वो चित्र जब उसने देखा तो वो देखती ही रह गई। रौबदार चेहरा, वीरता से भरे नेत्र, उनका युद्ध कौशल, उनका साहस उनके चित्र में भी छलक रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर राणा राज सिंह की रगों में भी तो मेवाड़ के शूरवीरों का ही खून था। क्या वो मेरी रक्षा करेंगे? वो मुझसे विवाह कर ले तो? चारुमती की आंखों में चमक आ गई। झट से कलम लेकर उसने राणा जी को पत्र लिखा। मैंने आपको मन वचन से अपना पति मान लिया है। आप मुझे ले जाइए। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने शिशुपाल से रुक्मिणी की रक्षा की थी, वैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी हो चुकी हूँ। बोलिए अब क्या करना है? संदेशा पढ़कर राणा राज सिंह ने अपने दरबार में बैठे मंत्रियों से पूछा। अपनी मूंछों को गर्व से ताव देते हुए कुछ बोले कि करना क्या है? डंके की चोट पर बाईसा को ब्याह कर ले आइए। पर राजकुमारी से विवाह करना मतलब दिल्ली सल्तनत से दुश्मनी मोल लेना, एक मंत्री ने सोचते हुए बोला। पर सवाल एक नारी के सम्मान का है, दूसरे मंत्री ने जवाब दिया। शरण में आने वाली की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अन्य मंत्रियों ने अपना विचार रखा। सबके विचारों को सुनकर राणा राज सिंह बोले, विजय या वीरगति, परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर जो एक महिला की विनती को टाल दे वो मर्द नहीं। जो नारी का अपमान आंखों से देखकर भी चुप रहे, उसका जीवन नर्क के समान है। सेना को तैयार कीजिए। हम चारुमती से विवाह हेतु रूपनगढ़ जाएंगे। और खबरदार, जब तक विवाह संपन्न ना हो तब तक मुगलों का एक भी सिपाही रूपनगढ़ की सीमा में पांव न रख पाए। राणा जी ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी को संदेशा भेजने को कहा। उनसे बेहतर सेना नायक कौन हो सकता था? तभी एक मंत्री ने राणा जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अन्नदाता सलूम्बर के रावत जी तो कल ही विवाह करके लौटे हैं। राणा जी सोच में पड़ गए। थोड़ा रुककर अत्यंत मिठास से बोले कि हम जो जोखिम उठाने जा रहे हैं वो भी तो देखिए। ये युद्ध रावत जी के बिना जीतना संभव नहीं। सलूम्बर के गढ़ में शहनाई की मीठी धुन के साथ औरतें बन्ना बन्नी के गीत गा रही थी। ढोलक की ताल पर महिलाएं घूमर कर रही थी। ऊपर महल में मखमल की गद्दी पे रावत रतन सिंह जी चूंडावत विराजमान थे और उनके पास लाल पोशाक पहने, हाथों में हाथी दांत का चूड़ा पहने रावत जी की नई नवेली बींदनी हाड़ी रानी बैठी थी। हाड़ी रानी का तेजस्वी चेहरा, उनके अलौकिक सौंदर्य को रावत जी एक टक निहार रहे थे। तभी एक दासी हाथ में संदेशा लेकर प्रवेश करती है। खमा गणी हुकुम, उदयपुर से जरूरी संदेशा आया है। रावत जी ने पत्र पढ़ा। महल में हंसते गाते लोग गुमसुम हो गए। सबकी नजरें रावत जी पर टिकी थी। रावत जी का चेहरा पीला पड़ गया। वे बैठे के बैठे रह गए, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो।
बात क्या है? हाड़ी जी ने हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। हाड़ी जी मायूस हो गई। हृदय मानो किसी ने चीर के रख दिया हो। मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, रावत जी सन्नाटे को चीरते हुए बोले। हाड़ी जी रावत जी को मोटी मोटी आंखों से देखती रह गई। उन्हें अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कांपते कंठ से बोल निकले। हाड़ी जी की आंखें भर आई। मन में आया कि रावत जी को हाथ पकड़कर यहीं रोक लूं, पर अंतरात्मा बोली, क्षत्रिय और युद्ध से मुंह फेरे, धिक्कार है। हाड़ी जी ने पूछा, क्या ये सब मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ? आज प्रजा को, मातृभूमि को आपकी जरूरत है और आप अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर रहे हैं। मातृभूमि का बेटा केवल मैं ही नहीं हूँ, और भी बहुत बैठे हैं। रावत जी ने नजरें चुराते हुए बोला। हाड़ी जी रौबीले स्वर में बोली, चुंडा जी के वंशज होकर ये कायर था? चुंडावतों के वीरता के तो इतने किस्से सुने थे। ये है आपकी वीरता? कुल की मर्यादा का ख्याल है कि नहीं आपको? चुंडावतों के इतिहास में क्या लिखा जाएगा? इतिहास और मर्यादा की बातें आप मुझे मत सुनाइए हाड़ी जी, मैं सब समझता हूँ, कायर नहीं हूँ। मेरे साहस, मेरी वीरता से पूरा सलुम्बर परिचित है, चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। परंतु अभी मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरी मान मर्यादा सब आप हैं। स्वर्ग या नर्क की नहीं मुझे चिंता है तो सिर्फ आपकी। रावत जी की जो बातें हाड़ी जी को अमृत के समान मीठी लगती थी, आज वो अंगारों के समान लग रही थी। कायर पति के साथ जीवन बिताने से तो वीर पति के पीछे सती हो जाना ही अच्छा है। रावत जी के हाथ में तलवार थमाकर हाड़ी जी बोली, मेरी चिंता मत कीजिए, अगर जीवित रहे तो सुख से रहेंगे, और अगर आप युद्ध में काम आ गए तो पीछे मैं सती हो जाऊंगी, यही मेरा वचन है। ऊपरी मन से रावत जी युद्ध में जाने की तैयारी करने लगे, पर उनके प्राण तो हाड़ी जी में ही अटके थे। घोड़े पर सवार होकर रावत जी रवाना हुए, पर बार बार पीछे मुड़कर हाड़ी जी को ही देख रहे थे। विवाह की पोशाक में महल के झरोके में से झांकती हाड़ी जी की हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी। हाड़ी जी के मुंह में रावत जी ने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा रुक गया। रावत जी ने दासी को आवाज लगाई और कहा कि हाड़ी जी से कहिए कि मेरे लिए कोई सेनानी भिजवा दीजिए। राजस्थान के योद्धा जब युद्ध के लिए जाते थे तब अपनी कोई निशानी अपनी पत्नी को देकर जाया करते थे। उसी निशानी को सेनानी कहा जाता था। रावत जी ने भी हाड़ी जी से उनकी कोई निशानी अर्थात सेनानी मंगवाई। दासी हाड़ी रानी के पास पहुंची तब तक रावत जी की नजरें झरोके में से झांकती हाड़ी जी पर ही टिकी थी। हाड़ी जी सोच में पड़ गई। मेरे प्रति इतने मोह के कारण कहीं चुंडावतों के इतिहास पर कायरता का दाग न लग जाए। अगर रावत जी रणभूमि में भी मेरी ही चिंता करेंगे तो ये युद्ध कैसे जीता जाएगा? ने में दासी प्रवेश कर कहती है कि हुकुम ने अपने साथ ले जाने के लिए आपकी कोई सेनानी मंगवाई है। हाँ, अभी देती हूँ। इतना कहकर हाड़ी रानी ने मयान से तलवार निकाली और दासी से बोली, हुकुम से कहना ये सेनानी लेकर अब कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि जिसमें आपके प्राण है वो आपसे पहले ही जा रही है। इतना कहकर हाड़ी जी ने अपनी गर्दन पे तलवार दे मारी और रक्त की धाराएं निकलने लगी। हाड़ी जी का सिर जमीन पे ऐसे गिरा जैसे धरती पर चांद टूट के गिरा हो। रावत जी ने हाड़ी जी के केश से उनका सिर अपने गले में बांध लिया। रावत जी का वो स्वरूप ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महादेव ने रौद्र रूप धारण किया हो। रावत जी ने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दुश्मन का कोई भी सैनिक रूपनगढ़ की सीमा में पांव नहीं रख पाया। मातृभूमि की रक्षा के लिए चारुमती सहित हजारों बहु बेटियों के सम्मान के लिए हाड़ी रानी द्वारा दिया गया ये बलिदान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। भरे कंठ से हाड़ी रानी और रावत रतन सिंह जी की ये शौर्य गाथा जब राणा राज सिंह जी ने अपनी पत्नी चारुमती को सुनाई तो उनका सिर शर्म से झुक गया और अश्रु धाराएं बहने लगी।